नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आज का अपना टॉपिक, आज की अपनी क्लास रहने वाली है शब्द विचार के बारे में। शब्द विचार। पहले समझते हैं कि यह शब्द विचार होता क्या है। शब्द के बारे में जानना, शब्द को समझना और शब्द के बारे में पढ़ना ही शब्द विचार कहलाता है। शब्द के बारे में जानकारी एकत्रित करना और शब्द को समझना ही शब्द विचार कहलाता है। एक बार पुनः मैं इसकी परिभाषा दोहरा देता हूँ कि शब्द के बारे में पढ़ना और शब्द को समझना ही शब्द विचार कहलाता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पूरे टॉपिक में हम शब्द के बारे में चर्चा करेंगे कि शब्द क्या होता है, शब्द कौन कौन से होते हैं, संधि इसमें कौन से भाग में आएगा, समास कौन से भाग में आएगा, उपसर्ग कौन से में आएगा, तत्सम कौन से में आएगा, तद्भव कौन से में आएगा। सारी चीजें इसी में पढ़ी जाती है। तो विस्तार से हम इसको पढ़ने वाले हैं। अब पहले पढ़ देते हैं कि शब्द है क्या, इसका सामान्य परिचय देखो। तो मैं पहले हेडिंग यहाँ लिख देता हूँ, शब्द आपको समझाता हूँ कि शब्द है क्या। तो मैंने लिख दिया यहाँ शब्द। अब मैं शब्द के बारे में आपको समझा रहा हूँ। जो शब्द है वर्णों का सार्थक समूह है। वर्णों का सार्थक समूह ये शब्द होता है। अब ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी तरीके से ये बात बड़ी सरलता से समझ में आएगी कि भाई शब्द क्या है। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्द पढ़ रहे हैं और शब्द क्या होगा, वर्णों का सार्थक समूह शब्द होगा। अब ध्यान से समझते हैं कि ये सार्थक समूह बढ़ता कैसे। मैंने लिखा वर्ण, और वर्ण मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि मानक वर्ण है वो 44 होते हैं और इन 44 में 11 स्वर होते हैं और 33 होते हैं आपके व्यंजन। इस प्रकार से जो मानक वर्ण होंगे वो आपके 44 होने वाले हैं। तो उन्हीं वर्णों का समूह होगा और वो समूह अगर सार्थक होगा, सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले या अर्थ हो। अब देखो समझते हैं सारी चीज। शब्द में मैंने कहा वर्णों का सार्थक समूह। अब देखो जैसे मैंने कोई एक वर्ण लिया, ये क ले लिया, उसके बाद में उसमें मैंने एक और वर्ण जोड़ा। अब स्वर होता है और स्वर है तो पक्का ही वर्ण होगा। उसके बाद में मैंने एक और वर्ण जोड़ दिया म, ठीक, और उसके बाद में मैंने एक और वर्ण ले लिया अ। इस प्रकार से ये चार चीजें, यानी मैंने टोटल 4 वर्ण लिए। कितने वर्ण? 4 वर्ण। और आपको पता है कि जब एक चीज में एक चीज होगी और उसमें एक चीज पास बिठाएंगे तो हिंदी में कह देते हैं उसे समूह कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी में बेटा जो वचन होता है या तो एक वचन होगा और एक से वस्तु अधिक होती है बहुवचन बन जाएगा। इसका मतलब जैसे ही वस्तु एक से अधिक होगी तो उसे हम समूह बोलने लग जाएंगे। जैसे ही इस वर्ण में दूसरा वर्ण मिला तो ये समूह बन गया। क्या बन गया? समूह। ये एक से ज्यादा होगी। इसी प्रकार यहाँ तो बहुत सारी चीजें, ये 1 2 3 और 4 है। इसका मतलब समूह तो बन ही रहा है जो कि हमें चाहिए। और ये समूह बना तो इसका में अ जुड़ा तो ये क पूरा बन गया। इस माँ में अ जुड़ा तो माँ पूरा बन गया। इस प्रकार से अपने सामने जो समूह आया हुआ है क और उसके बाद में माँ, तो हो गया समूह बना कौन सा? कम। क्या बन गया? समूह कम। अब देखो यहाँ पर लिखा वर्णों का, एक बार साथ भूल जाओ, लिखा वर्णों का समूह। तो यहाँ वर्ण थे और वर्णों ने मिलकर एक दूसरे का साथ देकर एक समूह बनाया नहीं बनाया? अब देखो वो समूह कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए। समूह तो यहाँ बढ़ गया लेकिन इस समूह का कोई अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, इस चीज का भी हमें पता लगाना है। तो आप कहोगे सर इस कम का अर्थ होता है थोड़ा। क्या होता है? थोड़ा, या इसे ही हम कह सकते हैं अल्प। तो इस कम का तो भाई अर्थ निकल रहा है। तो मैंने कह दिया वर्णों का समूह भी होना चाहिए और उसका अर्थ भी निकलना चाहिए। वर्णों का समूह भी है और उसका अर्थ भी निकल रहा है। इसका मतलब इस चीज को मैं शब्द कह सकता हूँ। ये बात समझ में आई कि भाई वर्णों का सार्थक समूह, यानी जिस वर्णों का ऐसा समूह हो जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। जैसे मैंने कहा कि कम, तो कम को आपका अर्थ इसका निकलता है थोड़ा या अल्प।
अब आप कहोगे सर यदि अर्थ ना निकलता तो देखो ध्यान से, जैसे मैंने एक यहाँ पर वर्ण ले लिया क, और क में एक और वर्ण जुड़ा अ, उसके बाद में मैंने ख ले लिया, ख में एक और वर्ण जुड़ा अ, तो यहाँ पर ये 1 2 3 और 4, यहाँ पर भी 4 वर्ण थे और यहाँ पर भी 4 वर्ण है। जब ये इससे मिलता है तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, क को पूरा कर देंगे, और ये दोनों मिलकर किसको पूरा कर देंगे, ख को पूरा कर देंगे। इसी प्रकार जो हमारे सामने निकलकर समूह आएगा वो हो जाएगा कख। ये समूह बन गया। क्यों? क्योंकि भाई इसमें 2 या 2 से अधिक वर्ण थे, और जब चीज 1 से अधिक हो, 1 से अधिक मतलब कितनी, 2 या 2 से अधिक, तो भाई 1 से अधिक है 2 या 2 से अधिक है। भाई मैंने कहा 1 से अधिक मतलब 2 होने चाहिए, या मैं कह सकता हूँ 2 या 2 से अधिक, तो बात वही रही। इसका मतलब यहाँ 2 या 2 से अधिक चीजें आ रही है और इन्होंने मिलकर एक समूह बनाया और उस समूह का नाम है कक। लेकिन इस कक का अर्थ निकल रहा है क्या? इस कक का कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब इसको मैं शब्द नहीं कह सकता। ये बात समझ में आई? वर्णों का समूह होना चाहिए लेकिन कैसा, सार्थक होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर जो मैंने चीज समझाई है, ये देखो ये वर्ण, इसका तो अर्थ निकल रहा था, ये वर्ण जुड़ रहे थे और वर्णों का समूह बना और समूह का अर्थ निकल रहा था, शब्द कहलाएगा। वर्ण जुड़ रहे थे, वर्णों का समूह भी बन रहा था, लेकिन इस समूह का कोई अर्थ नहीं था, तो ये शब्द नहीं कहलाएगा। ये अपने शब्द के बारे में पहली बात सीख लें। अब बात करते हैं दूसरी। देखो दूसरी बात मैंने यहाँ लिखा, मैं कह रहा हूँ शब्द की परिभाषा बताते हुए कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक योग ये शब्द कहलाता है। ये शब्द की बड़ा परिपूर्ण स्पष्ट परिभाषा शब्द कहलाता है। कोई आपसे पूछे कि शब्द किसे कहते हैं तो ये परिभाषा आप बोल सकते हो कि 2 या 2 से अधिक वर्णों का सार्थक योग, यानी ऐसा योग जिसका योग ही नहीं हो गया जोड़, और जोड़ तो आपको पता ही है, देखो यहाँ पर जोड़ हो रही है, यहाँ पर जोड़ हो रही है, हो रही नहीं हो रही, इसका मतलब योग हो गया। और वो योग कैसा होना चाहिए, अर्थ निकलने वाला योग होना चाहिए। अर्थ नहीं निकला तो वो शब्द नहीं होगा। तो ये बात हमें समझ में आ गई। लेकिन एक बात इस परिभाषा से हमें ये समझ में आती है कि यहाँ लिखा है 2 और यहाँ लिखा है 2 से अधिक। इसका मतलब सर ये हुआ कि शब्द के निर्माण के लिए या तो 2 वर्ण चाहिए या 2 से अधिक वर्ण चाहिए, एक से नहीं बनेगा शब्द। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर देखो कोई भी चीज ले लेता हूँ, जैसे मैंने कम ही लिया था, तो कम में आप देखोगे कि भाई 4 वर्ण आए थे। कितने आए थे? 4। क आया था, उसके बाद में अ आया था, उसके बाद में म आया था और उसके बाद में अ आया था। तो 4 आए हैं, इसका मतलब 1 से तो ज्यादा ही। इसी प्रकार जब भी आप शब्द लिखोगे उसमें सदैव जो वर्ण होंगे वो 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे। अब मैं आपको एक डाउट में फंसाता हूँ, एक अलग चीज सिखाता हूँ। जैसे मैंने कह दिया कि राम घर न जाओ, यहाँ पर बहुत सारे शब्द है और एक वाक्य मैंने लिख दिया। ये राम, इसमें बहुत सारे वर्ण हैं, इसका मतलब ये तो शब्द है और अर्थ भी निकल रहा है। इस घर में भी बहुत सारे वर्ण हैं और मैंने कहा या तो 2 या 2 से अधिक होंगे और अर्थ निकलेगा तो शब्द कहलाएगा, ये भी शब्द है। इसमें भी बहुत सारे हैं, लेकिन आप कहोगे सर ये नहीं, इस नहीं का तो अर्थ आ रहा है हमारे दिमाग में, क्या आ रहा है, सॉरी ना का तो अर्थ आ रहा है नहीं, कि राम घर नहीं जाओ। इस ना का सर ना एक है, लेकिन इसका अर्थ हमारे दिमाग में आ रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे सर आपने तो अभी कहा था परिभाषा में कि 2 होने चाहिए वर्ण, लेकिन यहाँ पर तो एक ही है। तब मैं आपको पुनः कहूँगा कि बेटा जब इसको ध्यान से देखोगे तुम ना को, तो ये ना एक नहीं है, इसमें 2 वर्ण है। कितने हैं? 2। इस ना को पूरा करने के लिए एक तो ना की आधे की आवश्यकता पड़ी और एक अ की आवश्यकता पड़ी, यानी जो आधा न था उसमें जुड़ा कोर अ, और इन दोनों ने मिलकर एक समूह का निर्माण किया है न। और इस न का यदि अर्थ निकले, जैसे नहीं निकल रहा है इस वाक्य में, तो इसको हम शब्द कह देंगे। तो याद रखना ये न आपको दिखाई एक दे रहा है, लेकिन इसमें वर्ण कितने हैं?
दो। अब ये मत कह देना कि सर ये एक वर्ण है, इसके अंदर चीजें कितनी हैं? दो। इसका मतलब वर्ण कितने हैं? दो। और मैं भी कह रहा हूं कि परिभाषा भी कह रही है कि या तो दो होने चाहिए या दो से अधिक वर्ण होने चाहिए। तो ये बात आपको दूसरी समझ में आ गई कि शब्द का निर्माण करने के लिए या शब्द को बनाने के लिए या तो वर्ण होने चाहिए दो या वर्ण होने चाहिए दो प्लस यानी दो से अधिक। पहली बात तो सार्थक समूह होना चाहिए, यानी वर्णों का सार्थक समूह जिसका अर्थ निकले, पहली बात हो गई ये शब्द कहलाएगा। दूसरी बात शब्द के बारे में कि वर्ण कितने होने चाहिए, या तो दो होने चाहिए या दो से ज्यादा होने चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं तीसरी चीज की। अब देखिए तीसरी बात, जब हम अर्थ के आधार पर भाषा की इकाइयों की बात करें, अर्थ के आधार पर भाषा की इकाइयां, आप कहोगे ये बीच में कहां से आ गए, ये अभी समझाते थे, यहां से प्रश्न बनता है। अर्थ के आधार पर भाषा की इकाइयां, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर जो भाषा की इकाइयां होती है वो दो होती है। पहली होती है अपने, मैं यहां लिख रहा हूं कि जो पहली है वो है शब्द, जो कि सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी इकाई। अभी सारे डाउट क्लियर होंगे भाई, ठीक है। सबसे छोटी इकाई। और इसी प्रकार जो दूसरी है वो होगी वाक्य, और वाक्य हो जाएगी, मैं सीधे लिखता हूं बड़ी इकाई, या सबसे बड़ी इकाई है भी आप इसे कह सकते हो। अब ध्यान से सुनो, देखो अर्थ के आधार पर यदि हम बात करें तो भाषा की कितनी इकाइयां होती है? दो, शब्द और वाक्य। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर हमने भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण पढ़ा है। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ भाई शब्द होता है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ण का अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे क का अर्थ नहीं निकल पा रहा है, ख का अर्थ नहीं निकल पा रहा है, इसका मतलब है सब वर्णों का अर्थ निकलेगा नहीं, और सब वर्णों का अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए हम अर्थ के आधार पर उसे बांट नहीं सकते। और इसको नहीं बांट पाए तो इसके बाद में तो किसका नंबर आता है? शब्द का नंबर आता है। और शब्द कहता है कि कोई भी शब्द हो उसका तो अर्थ निकलेगा ही निकलेगा। अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो हम शब्द कहेंगे नहीं, और अर्थ निकलेगा इसलिए इसको बांट दिया अर्थ के आधार पर, पहली इकाई के रूप में इसका नंबर आ गया, और ये होगी सबसे छोटी इकाई। और जब बहुत सारे शब्द मिलते हैं और एक व्यवस्थित क्रम ले लेते हैं तो बन जाता है वाक्य, सेंटेंस बन जाता है, वाक्य बन जाता है। और आपको पता है कि वाक्य का भी अर्थ होता है, क्योंकि शब्दों से मिलकर बना है और एक व्यवस्थित क्रम में जुड़कर बना है वाक्य, तो इस वाक्य का अर्थ निकलेगा। तो भाषा की अर्थ के आधार पर दो इकाइयां हो गई, शब्द और वाक्य। अगर पूछ ले कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वर्ण मत लिखना, वर्ण नहीं होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है, लेकिन अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है। और बड़ी इकाई कौन सी होती है? वाक्य होती है। इसी प्रश्न को घुमा के पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि सार्थकता के आधार पर, सार्थकता के आधार पर भाषा की कितनी इकाइयां होती है और छोटी कौन सी होती है? तो सार्थकता का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अर्थ निकले, और अर्थ के आधार पर मैंने लिखा दी। सार्थकता के आधार पर पूछे तो भी ये दो, अर्थ के आधार पर पूछे तो भी ये दो। सार्थकता का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले। तो भाषा की सार्थकता के आधार पर कितनी इकाइयां होगी? दो। भाषा की सार्थकता के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द और सबसे बड़ी इकाई हो जाएगी वाक्य। तीन चीजें पढ़ ली। कौन कौन सी दोबारा समझा? पहले हमने पढ़ी वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाएगा। ये देखो वर्ण मिले हैं और एक समूह बनाया है, लेकिन ये सार्थक होना चाहिए। सार्थक मतलब इसका अर्थ निकलना चाहिए, और इसका अर्थ निकल रहा था थोड़ा या अल्प, इसलिए हमने इसको शब्द कह दिया, वर्णों का सार्थक समूह। दूसरी बात, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक योग होना चाहिए। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ देखो वो चीज यहाँ पढ़ चुके हैं, सार्थक योग, सार्थक समूह। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है, दो या दो से अधिक, यानी शब्द का निर्माण करने के लिए या तो वर्ण दो होने चाहिए या दो से अधिक होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कम हमने निर्मित किया तो उसमें 4 वर्ण थे,
ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक थे। फिर मैंने वाक्य से समझाया कि राम घर न जाओ, इनमें सब में, इसमें और इस तीनों में 2 या 2 से अधिक वर्ण आपको आसानी से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस ना में कई बच्चे कहेंगे सर एक ही वर्ण है और इसका अर्थ भी निकल रहा है, तो मैं कहूँगा बेटा ये एक आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में ये कितना आधा न और अ, यदि कितने हो गए, एक वर्ण और ये एक और, कितने हो गए, 2 वर्ण। और 2 वर्ण जब मिले और मिलकर एक समूह बनाया और उस समूह का अर्थ निकल रहा है, ये देखो नई का अर्थ निकल रहा है ना, नई अर्थ निकल रहा है, तो उसे हम शब्द कह सकते हैं। ये बात समझ गई। तीसरी बात पढ़ी, अर्थ के आधार पर भाषा की इकाइयां 2 होती है, सार्थकता के आधार पर भाषा की इकाइयां 2 होती है। सबसे छोटी कौन सी, शब्द, और सबसे बड़ी कौन सी है, वाक्य। इतनी चीज हमने इस पहली क्लास में भाई पढ़ ली है। ये आप कह सकते हो शब्द का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय। अब इससे बार भाई शब्द के सामान्य परिचय में कुछ जाने वाला है नहीं, और अगली क्लास में हम पढ़ लेंगे शब्दों का वर्गीकरण। और इस मोस्ट ऑफ व्याकरण में जो भाई सबसे ज्यादा हिंदी व्याकरण में प्रश्न बनेंगे ना, वो शब्द विचार में से बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि लगभग 60 से 70% हिंदी व्याकरण इसी में आ जाती है। आपका उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, सारी चीजें इसमें आती है। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये शब्द विचार में ही आएंगे। अब आगे की क्लासों में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और शब्द विचार को पूरा कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।